याद कीजिए, किसी परीक्षा से पहले आप तैयारी कैसे करते थे। पहले विषय की पढ़ाई, फिर रिवीजन, कमजोर टॉपिक पर और मजबूती से पढ़ना, फॉर्मूले याद करना, ये सब आपने किसी भी परीक्षा से पहले अवश्य किया होगा। 2024 के चुनाव के ऐलान में अनुमान है कि 45 दिन रह गए हैं। तब नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, इन सबकी 2024 की चुनावी परीक्षा में कितनी तैयारी है, इसे आज की खबरों की दस्तक से आइए एक एक करके हम देखते हैं। 2024 की चुनावी परीक्षा में इंडिया गठबंधन को लगा कि सबसे मजबूत सब्जेक्ट जिसमें पढ़ाई की गई है वो है जाति गणना और ओबीसी को आबादी मुताबिक आरक्षण देना। लेकिन इसी विषय में अब नरेंद्र मोदी ने 2 ऐसे चैप्टर पढ़ दिए जहां इंडिया के लिए चुनौती हो चुकी है। पहला चैप्टर पढ़ा सामाजिक न्याय के पुरोधा पिछड़े समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान, और फिर दूसरा चैप्टर जाति गणना कराने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए के साथी। क्या यही वजह है कि 24 की चुनावी परीक्षा में अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचे राहुल पिछड़े वोट वाले अपने विषय पर तैयारी को फिर से मजबूत करते दिखते हैं। सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। लेकिन देश में जाति गणना कराने वाले पहले राज्य बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश अब एनडीए के साथ हैं। जो अगर इंडिया के साथ रहते तो नुकसान कुछ न कुछ एनडीए को होता, लेकिन नीतीश को अपना साथी बनाकर कैसे बीजेपी ने 24 की परीक्षा का बिहार चैप्टर सरल कर लिया है, समझिए। सूत्रों का दावा है कि 13 जनवरी को ही नीतीश ने इंडिया गठबंधन छोड़ना तय कर लिया। हुआ ये था कि विपक्षी गठबंधन की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई। नीतीश को संयोजक बनाने के बात पर दावा है राहुल ने ममता से चर्चा करके फैसले के बारे में कहा। दावा है कि नीतीश ने उसी वक्त इंडिया गठबंधन से अलग होना तय किया। खबर है कि 13 जनवरी की मीटिंग के बाद नीतीश के करीबी साथी ने बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री से बात की। सीनियर मंत्री ने फिर बीजेपी के पार्टी नेतृत्व से हरी झंडी नीतीश को लेकर हासिल की। बीजेपी नेता थोड़ा किंतु परंतु कर रहे थे तो दिल्ली बुलाकर समझा दिया गया। नीतीश को लाकर भी उन पर कंट्रोल रहे, इसलिए नीतीश के खिलाफ ही मुखर रहे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। नीतीश ने एनडीए में रहकर 16 सीट 2019 में जीती थी। अगर 24 के चुनाव में राहुल के साथ रहते तो पिछली बार 40 में से 39 सीट जीतने वाले एनडीए को पक्का कुछ सीटों का नुकसान होता। लेकिन छात्रों को चुनौतियों से कैसे पार पाना है बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया कि 24 की परीक्षा वाली बिहार की चुनौती से कैसे निपटा गया है। मेरी प्रकृति है और जो मुझे काफी उपकारक लगी है, मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। चुनौती जाएगी, स्थितियां सुधर जाएगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता और उसके कारण मुझे नया नया सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति को हैंडल करने का नया तरीका, नए प्रयोग, नई स्ट्रेटजी, ये इवॉल्व करने का सहज मेरी विधा, मेरा अपना विकास होता था। हुआ अब ये कि विपक्ष ने मोदी के खिलाफ जाति गणना के विषय पर नीतीश रूपी जिस कोचिंग से तैयारी की, उस विषय को पढ़ाने वाले नीतीश कुमार का पूरा कोचिंग सेंटर यानी पार्टी अब एनडीए के साथ मिल चुकी है। यही वजह है चुनावी परीक्षा से आने पहले नीतीश के हाथ छोड़ने से कांग्रेस को अफसोस लगने लगा है।
23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पटना में, 18 पार्टियां वहां मौजूद थी। बम्बई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उन्हें कोई संकेत नहीं दिया। पर बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार गया कुमार, जो गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। कोई छात्र सोचे कि वो कुछ अच्छे बच्चों के साथ ग्रुप स्टडी करके इस बार और बढ़िया नंबर लाएगा, लेकिन फिर पढ़ाई में अच्छे छात्र दूसरे की लेट लतीफी के कारण से एक एक करके ग्रुप स्टडी से अपने आप को अलग कर लें, तो क्या वो छात्र अच्छे नंबर ला सकता है? क्या यही कांग्रेस के साथ 2024 की चुनावी परीक्षा में हो रहा है, जहां पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की बात ममता बनर्जी कह चुकी हैं, तो फिर बिहार में नीतीश कुमार अब अलग हो गए। अब दूसरी चुनौती 24 की चुनावी परीक्षा में भ्रष्टाचार और ईमानदारी वाले अध्याय की परीक्षा की है, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तो ईडी की करप्शन के केस में होती कार्रवाई से यह तक लगने लगा है कि 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे। एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? लालू प्रसाद यादव से ईडी पटना में रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाले के केस में पूछताछ करती है। दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर छापेमारी करने ईडी की टीम पहुंचती है। दिल्ली में ही ईडी ने हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करीब 6 घंटे पूछताछ की और उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक रविंद्र वायकर से होटल घोटाले में ईडी सवाल जवाब करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ दस्तक वाले इम्तिहान में क्या विपक्ष के लिए यही चेहरे बड़ी चुनौती बनने वाले, जिनसे होती पूछताछ में वोटर के बीच 24 के बाद का नया डर खुद कांग्रेस अध्यक्ष दिखाने लगे हैं। इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएगा। इसके बाद न चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बनाएंगे। क्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 24 का चुनावी इम्तिहान गड़बड़ होने के डर से पहले ही चुनावी परीक्षा और चुनावी परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं? जहां करप्शन के आरोप में फंसे अपने नेताओं पर होती जांच को लेकर विपक्ष के भीतर दुविधा है और ईमानदारी के चैप्टर को मजबूत प्रधानमंत्री बताते हैं। जब कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, खुद के लिए कुछ करना तय होता है, तो निर्णयों में कभी भी दुविधा पैदा नहीं होती है। और वो एक बहुत बड़ी अमानत मेरे पास है। मेरा क्या, मुझे क्या, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देश के लिए करना और आपके लिए करना, ताकि आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, मैं नहीं चाहता हूं कि उन मुसीबतों से आपको गुजरना पड़े। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सोमवार को विपक्ष के 2 बड़े नेताओं पर घेरा कसा। बिहार में सरकार से पहले आरजेडी बाहर चली गई, फिर सोमवार को लालू प्रसाद यादव रेलवे भर्ती के बदले जमीन लेने के घोटाले में ईडी के सामने पेश होने पहुंचे।
जैसे जैसे ये लोकसभा चुनाव करीब आएगा, मुझे लगता है कि सारे देश की विपक्षी पार्टियों के लीडर्स को ईडी के सामने, सीबीआई के सामने और इनकम टैक्स के सामने बुलाया जाएगा, सबके घरों पे छापा मारा जाएगा। तो ये सिलसिला अब शुरू हुआ है, जो मुझे नहीं लगता कि अब रुकने वाला है लोकसभा चुनाव तक। राजनीति से धन की लालसा रखने वाले लोग की परेशानी हमेशा बढ़ी है और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहते थे, वो अब साकार होगा। मीसा भारती ईडी दफ्तर में पिता लालू के साथ जाना चाहती थी, इजाजत नहीं मिली तो लालू को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने पोस्ट में लिखा कि मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार गिरगिट के साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। कई घंटे तक लालू से ईडी सवाल जवाब करती रही। मंगलवार को अब तेजस्वी की बारी है। ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई, अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये। हमें पता है 24 के चुनाव तक, तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए। लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। 24 के चुनावी इम्तिहान में वोटर रूपी एग्जामिनर यानी पेपर चेक करने वाली जनता के सामने इंडिया गठबंधन ये दिखाने में जुटा है कि ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है और एनडीए बताता है कि भ्रष्टाचारी चाहे जो हो, वो ईडी और सीबीआई की जांच से बचेगा नहीं। इसी रडार पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, जिन पर सोमवार दोपहर तक सस्पेंस बना रहा कि आखिर मुख्यमंत्री कहां गए। जब सुबह 7 बजे ईडी की टीम सोरेन के दिल्ली घर पर छापेमारी करने पहुंची और सोरेन नहीं मिले। बार ईडी की टीम रांची के घर पर गई, मैराथन पूछताछ हुई थी हेमंत सोरेन से। उसके बाद 29 और 30 तारीख का सम्मन भेजा गया था पूछताछ में शामिल होने के लिए। और आज अचानक जो ईडी की टीम है वो दिल्ली के, जो साउथ दिल्ली का ये घर है, यहाँ पर पहुंची। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जो सुबह से हेमंत सोरेन के घर पे मौजूद है, हमने अभी देखा कि वो निकल के आए और ये जो गाड़ी है जो हेमंत सोरेन के घर के बाहर पार्क है, सुबह से जो एलिजिडली हेमंत सोरेन का है, इस गाड़ी के अंदर वो घुसे और उन्होंने कुछ पेपर और अन्य चीज निकाले जो अपने साथ लेके वो फिर अंदर चले गए। ये बताना बहुत जरूरी है कि ईडी की तरफ से कहा गया था कुछ फ्रेश इनपुट्स के आधार पे वो आज आए थे सर्चेस करने। हालांकि हेमंत सोरेन मिले नहीं। फिलहाल ईडी ऑफिसर्स अभी मौजूद है। दोपहर में सोरेन ने कहा कि वो 31 जनवरी को पेश ईडी के सामने होंगे। सवाल है क्या झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने वाले हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ईडी की टीम ने दिल्ली में सोरेन के घर छानबीन की और फिर रात में 8 बजे ईडी की टीम सोरेन के घर तफ्तीश करने दोबारा पहुंच गई। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे तो एक प्रश्न अनिर्णय की स्थिति को लेकर आया और यही प्रश्न तो विपक्षी गठबंधन के भीतर भी है, जहां सीट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट के ऐलान तक तारीख पर तारीख वाली स्थिति है और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने नंबर बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी। आपके पास निरक्षीर का विवेक चाहिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आज जरूरी है, कौन सा अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आप प्रायोरिटी तय करने का सामर्थ्य चाहिए। वो अनुभव से आता है, हर चीज को एनालाइज करने से आता है। मैं दूसरा प्रयास ये करता हूं। तीसरा, मैं गलती भी हो जाए तो ये मान के चलता हूं कि ये मेरे लिए लेसन है। मैं इसको निराशा का कारण नहीं मानता। आज के युग में
यूं तो ये मंत्र परीक्षा देने जा रहे छात्रों को प्रधानमंत्री ने दिया, लेकिन इन्हीं बातों में 24 की चुनावी परीक्षा का ज्ञान भी है। लिखने की आदत और अल्टीमेटली आपको परिणाम उचित मिल जाएगा। कौन साथी होगा, साथी अगर कोई होगा तो क्यों होगा, सीट बंटवारा कैसे होगा, उम्मीदवार कैसे चुने जाएंगे, इसकी प्राथमिकता में फिलहाल एनडीए इंडिया से आगे दिख रहा है। जहां 2014 में यूपी की 70 से ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी को जब 2019 में एसपी, बीएसपी, आरएलडी के गठबंधन से कई सीटों का नुकसान हुआ, तो इस बार अभी से तैयारी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कर ली है। खबर है कि उत्तर प्रदेश में 2019 में हारी हुई सीट पर जल्द ही प्रत्याशी का ऐलान बीजेपी करेगी। 2019 में एनडीए को 16 सीटों पर यूपी में हार मिली थी, इसीलिए बीजेपी ने यूपी में अपने नंबर इस बार बढ़ाने के लिए तय किया कि 15 फरवरी तक यूपी की हारी हुई सीट के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं। जबकि उत्तर प्रदेश के पेपर में अभी इंडिया गठबंधन की स्थिति ये कि पहले अखिलेश यादव ने खुद अपनी तरफ से कहा 7 सीटें आरएलडी को दे रहे हैं, फिर अखिलेश ने कहा कि 11 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं। अब अखिलेश की पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने सीट बंटवारे में देरी की है, कांग्रेस कहती है कि 11 सीट की बात अभी फाइनल नहीं, और आरएलडी कहती है 7 सीट की कोई सीमा थोड़े बंधी है। हमने ये कहा है कि 11 सीटें हमने अभी मजबूती से शुरुआत हुई है बातचीत की। मैंने पहली किश्त मानी जाए क्या इसे सीटों अब किस्त मानिए चाहे उसको आप शुरुआत मानिए, निश्चित तौर से 11 सीट अभी ये शुरुआती दौर की बातचीत हो रही है। सीट शेयरिंग में ही देरी हो रही है और एक बुरा अनुभव है मध्य प्रदेश का या कैंसिलेशन का, लेकिन हम उस पर यही कहेंगे कि हमने एक शुरुआत की है, सकारात्मक शुरुआत की है। पहले भी हम कांग्रेस के साथ जब लड़ चुके थे अलायंस में, तो तब भी उनको कोई शिकायत नहीं थी, हमने बहुत अधिक सीटें उनको दी, जितना वो चाहते थे उससे अधिक। तो बैठना पड़ेगा, उनके शीर्ष नेतृत्व को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठना पड़ेगा। अगर हम कहीं जीतने की स्थिति में हैं और इंडिया गठबंधन इसको चाहता है कि महसूस करता है कि राष्ट्रीय लोकदल इन सीटों पर लड़ सकता है, तो हमें उसमें कोई आपत्ति थोड़े है।